बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के नाम से। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये टेक्निक्स किस तरह से यूज की जाती हैं, इसमें क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। देन फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इट्स न्यूमेरिकल टॉपिक, मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट डज मीन बाय कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग and selecting the best investment opportunities among the available opportunities। आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कंपनी के सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, कंपनी डिसाइड करना चाहती है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद जो प्रोजेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल प्रोजेक्ट होगा उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, मतलब कंपनी के पास है, उसके पास एक प्रोजेक्ट ये है कि कंपनी को टेक्सटाइल मिल लगाना चाह रही है, फॉर एग्जांपल। बी प्रोजेक्ट ये है कि कंपनी किसी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पैसा लगाना चाह रही है। सी प्रोजेक्ट ये है कि कंपनी जो है वो कोई बैंक की ब्रांच ओपन करना चाह रही है। ये तीन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या करेगा, वो ये करेगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करेगा, यानी कौन सा प्रोजेक्ट हमें फायदा देगा, किसमें कितना फायदा है, किसमें कितना नुकसान है, कैसे एनालिसिस करेंगे वो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। और एनालिसिस करने के बाद फिर हम बताएंगे कि वेदर प्रोजेक्ट ए इज सूटेबल, वेदर प्रोजेक्ट बी इज सूटेबल और वेदर प्रोजेक्ट सी इज सूटेबल। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डिसीजन एरियाज पढ़े थे शुरू के अंदर, जब पहली पहली क्लासेस के अंदर, तो मैंने बोले थे तीन तरह के डिसीजन होते हैं कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सूटेबल होगा, और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। याद आया कुछ? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने ये देखा था कि हमें पैसे कब और कहाँ से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने बताया था कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का चैप्टर है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है, यानी इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी चीज कहाँ पे सूट करेगी और किस तरह से हमने उसको इन्वेस्ट करना है। तो अगेन बेटा इसकी डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। यानी आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको एनालाइज करना और उसको सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटा? कैसे करेंगे ये मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह हमने करना है। इसमें बेटा हम चार टेक्निक्स पढ़ेंगे और हर टेक्निक के अंदर हम प्रोजेक्ट का एनालिसिस भी करेंगे और हर टेक्निक के मुताबिक फिर हम डिसीजन लेंगे। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, सेकंड टेक्निक इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड टेक्निक इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फोर्थ टेक्निक इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये चार मेथड है बेटा। इन चारों मेथड्स के अंदर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कुछ आंसर्स आएंगे। उन आंसर्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर प्रोजेक्ट ए सूटेबल, वेदर प्रोजेक्ट बी सूटेबल और वेदर प्रोजेक्ट सी इज सूटेबल फॉर अस। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पे बैक पीरियड क्या होता है। और याद रखिएगा बेटा चारों टेक्निक्स के अंदर हम प्रोजेक्ट्स का ही एनालिसिस करेंगे और हर टेक्निक के अंदर जो है वो डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट होगा, यानी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स निकलेंगे और आंसर्स की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें सूट करेगा। ओके जी, तो सबसे पहले बेटा आपने ये जो पे बैक पीरियड है इसका ये वाला फार्मूला नोट कर लें, इसके बाद मैं एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पे बैक पीरियड, दैट इज a प्लस b माइनस c ओवर d। जस्ट राइट डाउन द फार्मूला। पे बैक मेथड का फार्मूला बेटा नोट कर लें, a प्लस b माइनस c ओवर d। कैसे सॉल्व करना है ये मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अपने पास कैलकुलेटर रखिएगा बेटा अभी, और कॉपी और पेंसिल भी साथ साथ रखें, क्योंकि अभी जो चीजें मैं साथ साथ करवाऊंगा अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज फिर आपको ये चीजें कंफ्यूज करेंगे। ओके, पे बैक पीरियड नोट कर लिया फॉर्मूला बेटा, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। ये जो डिवाइड है ये सिर्फ b माइनस सी के नीचे है, a अलग है, a जी सर नोट कर लिया। b माइनस सी ओवर डी। ओके अच्छा, चले मैं अब आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और उसका मैं आपको पे बैक कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूँ कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ओके जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट ए है। ओके यहाँ पे हमारे पास है जी ईयर्स और यहाँ पे है हमारे पास उसकी कैश फ्लोज।
ये डाटा आपको गिवन होगा जब भी क्वेश्चन आपको पे बैक कैलकुलेट करने के लिए आएगा, ये दो चीजें आपको गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें जो अभी आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 5 इयर्स का डाटा गिवन है। हमेशा स्टार्ट आपने 0 से करना है, ईयर को 0 1 2 3, चले मैं 4 इयर्स का डाटा ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 4 इयर्स का डाटा ले रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ ये आप बाद में खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, जीरो का मतलब होता है बेटा, जो जीरो के सामने आपने कैश फ्लो लिखनी है, ये आपका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे कितना पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये प्रोजेक्ट शुरू करने पे आपका 20,000 लगेगा। जीरो के सामने जो अमाउंट लिखी होगी दैट इज कैश आउटफ्लो, यानी ये 20,000 आपको प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए चाहिए। और उसके बाद जो नीचे हैं ये आपके इनफ्लोज हैं, यानी पहले साल ये प्रोजेक्ट कितना कमा के देगा। फॉर एग्जांपल ये पहले साल प्रोजेक्ट आपको कमा के देगा 5,000। दूसरे साल ये प्रोजेक्ट आपको कमा के दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी ये कमा के दे रहा है 14,000। तीसरे साल ये प्रोजेक्ट आपको कमा के दे रहा है फॉर एग्जांपल 8,000। और चौथे साल ये प्रोजेक्ट आपको कमा के दे रहा है फॉर एग्जांपल दैट इज 7,000। ये डाटा आपको गिवन होगा। ऐसे हर प्रोजेक्ट के बारे में आपको इस तरह से डाटा गिवन होगा। एक आपके पास आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब होगा कि ये आपके पास ये वो पैसा है जो आपने अपनी पॉकेट से लगाया है। ये ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखा हो तो इसका मतलब आउटफ्लो होगा। जो अमाउंट ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी इसका मतलब है कि ये अमाउंट आपकी आउटफ्लो है। ओके, अभी हमने पे बैक, अब मैं कहता हूँ जी कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट ए का हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। ये आपने बेटा अभी फॉर्मूला पढ़ा हमारा। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट कि इसमें ए क्या है, इसमें बी क्या है, इसमें सी क्या है और इसमें डी क्या है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक और कॉलम, ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब ये वाला जो कॉलम आगे वाला कॉलम है ये आपने खुद बनाना है, जो मैं भी ड्रॉ करने लगा हूँ। इस कॉलम का नाम होगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव क्या लो, ये क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपने सारी की सारी कैश फ्लोज को प्लस करते जाना है। अच्छा, जो जीरो के सामने है बेटा, इसका मतलब है कि ये 20,000 का जो है ये वैसे ही आ जाएगा। इसको आप खाली छोड़ देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि ये वो पैसे हैं जो आपने पे कर दिए हुए हैं। इसको खाली छोड़ दें। अच्छा, पहले साल बेटा आपकी जो कैश फ्लो है दैट इज 5,000। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि हर कैश फ्लो को अगली कैश फ्लो में आपने ऐड करते जाना है। 14,000 में 5,000 ऐड करें, क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 19,000। फिर 19,000 में आपने ये 8,000 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 27,000। और 27,000 में जब आप 7,000 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34,000। तो ये बेटा आपके पास आ गई क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, यानी ये प्रोजेक्ट 4 सालों में तकरीबन आपको 34,000 कमा के देगा। पहले साल 5,000 का 5,000 वैसे, क्योंकि इसके पीछे कोई आउटफ्लो कैश इनफ्लो नहीं है, तो 5,000 का 5,000 आ गया। फिर इस 5,000 में ये 14,000 ऐड किया तो ये 19,000 आ गया। इसमें 8,000 ऐड किया 27 में 7 ऐड किया 34। तो बेटा पहले बताइए कॉलम बनाना आ गया, कॉलम बनाने में कोई प्रॉब्लम? नो सर, बस एक दफा प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, समझ आ गई, थोड़ा सा रिपीट कर दें। बेटा आपका जो जीरो के सामने कैश फ्लो है इसको आपने खाली छोड़ देना क्यूमुलेटिव में। फिर पहले साल 5,000 का 5,000 आ गया, फिर आपने हर एक को पीछे वाली में ऐड करते जाना है। ये 5,000 इस 14,000 में ऐड किया 19, फिर ये 19 इस 8,000 में ऐड किया 27, इस 27 में 7 ऐड किया 34। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें ए बी सी डी क्या है बेसिकली, तो हमने यहाँ पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास पे बैक पीरियड आएगा। अच्छा, अब आपने इधर आपने आ जाना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में। आपने देखना आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 20,000। अब आपने क्यूमुलेटिव में देखना है आके कि आपका 20,000 किस साल में कवर हो रहा है। क्या पहले साल आपका 20,000 कवर हो रहा है? नो सर। दूसरे साल? नो सर। तीसरे साल यहाँ पे आके, यानी दूसरे साल आपके 19,000 कवर हो रहे हैं, लेकिन हमने लगाया कितने हैं 20,000। तीसरे साल आके आपका 20,000 से ज्यादा कवर हो रहे हैं, यानी आपका 20,000 भी कवर हो जाएगा, साथ में कुछ पैसे बच भी जाएंगे आपको, ऐसे ही है ना? यस सर।
ओके, अब आपने करना क्या है, रूल समझ लीजिएगा। रूल ये है कि जिस साल आपके पैसे कवर हो रहे हैं, यानी अब आपने कहा कि तीसरे साल हमारे पैसे कवर हो रहे हैं, तो आपने उससे 1 साल पीछे आ जाना है। यानी जिस साल आपके पैसे कवर हो रहे हैं, उससे 1 साल आपने पीछे आ जाना है। ये आपके पास ए होगा। अब मैं ये पुट कर रहा हूँ साथ-साथ, ठीक है? यानी जिस साल आपके पैसे, दिस इज द रूल, जिस साल आपके पैसे कवर हुए उससे 1 साल आपने पीछे आना है। जो पिछला साल होगा वो आपके लिए ए होगा। ए के बिल्कुल सामने, ए वाली ही रो में आपने रहना है। ए के बिल्कुल सामने जो क्यूमुलेटिव है, ये जो क्यूमुलेटिव वाली अमाउंट होगी, ये वाली, ये आपकी सी होगी। कैश आउटफ्लो ये हमेशा बी होगा, यानी जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो हमेशा बी होगा। जिस साल आपके पैसे कवर हो रहे हैं उससे 1 साल हम पीछे गए, वो आपके पास ए हो गया। ए के बिल्कुल सामने वाली जो अमाउंट होगी क्यूमुलेटिव के अंदर, वो सी है। और आपका जो बी है वो हमेशा बेटा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो हमेशा बी होगा। अब रह गया डी। ओके, अब आपने बेटा यहां से देखना है कि आपके पास जो है वो डी कौन सी अमाउंट आएगी। तो आपने ये ए भी लिख लिया, आपने सी भी लिख लिया। अब ए के बिल्कुल जो नीचे वाली अमाउंट होगी वो आपके पास डी होगी। जी बेटा, अब पूछिए। पहले तो ये ए बी सी डी समझ आई कैसे मैंने किया? यस सर। दोबारा सुन ले। जिस साल आपकी इनफ्लोस कवर हो रहे हैं, जिस साल आपके पैसे कवर हो रहे हैं, उससे 1 साल आपने पीछे गए, तो ये आपके पास ए हो गया। ए के बिल्कुल सामने वाली अमाउंट सी हो गई, और ए के बिल्कुल ये नीचे वाली अमाउंट, यानी ए से जो नीचे वाली अमाउंट है, ये डी हो गई। और बी हमेशा आपका आउटफ्लो होगा। अब इसके अंदर आपने डाटा पुट करना है, तो आपके पास पे बैक आ जाएगा। देखिए ए कितना है हमारे पास 2, ये मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस बी हमने कितना रखा था 20,000, वो देखिए ऊपर से देखिए पुट कर रहा हूँ, माइनस सी हमारे पास है 19,000, और डिवाइडेड बाय डी हमारे पास कितना है 8,000। चलें सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है? पहले आपने 20,000 में से 19,000 माइनस करना है, और उसको 8,000 पे तकसीम कर लेना है। फिर जो आंसर है उसको 2 में ऐड कर दें। बताएं क्या आया? पहले 20,000 में से 19,000 माइनस करें, और उसको डिवाइड करें 8,000 पे, फिर जो आंसर है उसको 2 में ऐड कर दें। सर 2 में प्लस करना है। जी जी बेटा, ये 2 प्लस लिखा हुआ है ना, तो ये वाला जो जो यहाँ पे आंसर आएगा, ये वाला जो आंसर आएगा उसको 2 में प्लस कर दे, जो भी इसका आंसर आएगा ये वाला 2.1 आ रहा है। सर 2.125। ओके 2.125। चलिए 3 इयर्स तक ले लेते हैं, और ये बेटा ईयर्स में होगा 2.125 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट ए है, पे बैक पीरियड बेटा देखें, पे बैक, इसका पहले नाम समझें कि जो हमने पे किया वो हमें बैक हो रहा है, यानी जितना हमने पैसा लगाया वो हमें कितने सालों में वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमने 20,000 रुपया लगाया है, ये हमें तकरीबन 2.125 ईयर्स में वापस आएगा। ये प्रोजेक्ट ए के बारे में हो गया। यानी आपका जो 20,000 रुपया है, ये तकरीबन 2 सालों के अंदर जो है वो 2.1 ईयर्स के अंदर जो है वो आपके पैसे वापस करेगा। ये तो हो गया प्रोजेक्ट ए। सेम इसी तरह हम एक पकड़ेंगे प्रोजेक्ट बी को, उसका भी इसी तरह से डाटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मैं उसका डाटा नहीं लिख रहा, मैं उसका आंसर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसका आंसर निकला, पे बैक पीरियड निकला 3.5 ईयर्स। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। इस तरह प्रोजेक्ट सी होगा, प्रोजेक्ट डी होगा, प्रोजेक्ट ई होगा, 10-15 जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे सबका आपने इस तरह से पे बैक निकाल लेना है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है और कौन सा प्रोजेक्ट हमने रिजेक्ट करना है। अब मुझे बताएं, प्रोजेक्ट ए जो है वो 2.125 ईयर्स में पैसे वापस कर रहा है, प्रोजेक्ट बी जो है वो 3.5 ईयर्स में पैसे वापस कर रहा है। तो प्रोजेक्ट ए सूटेबल है या प्रोजेक्ट बी सूटेबल है? सर ए। वाई? क्योंकि सर पैसे जल्दी आ रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, देखिए मैंने वंस अगेन टेक्निक का नाम पढ़े, पे बैक, यानी जो आपने पे किया वो वापस आ रहा है कितने अरसे में, आगे पीरियड। तो बेटा इसका डिसीजन रूल ये है कि वी सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट विच रिटर्न आवर इनिशियल कॉस्ट इन मिनिमम टाइम। दोबारा सुन लें, वी सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट विच रिटर्न आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मिनिमम टाइम।
जो कम से कम टाइम में हमारा इनिशियल पैसा वापस करेगा, दैट प्रोजेक्ट इज मोर सुटेबल फॉर अस। क्योंकि ये पैसे, इसका मतलब है कि 2.1 इयर्स के हम पैसे वापस आ जाएंगे, अगले सालों का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसने 3 या 5 सालों में पैसे वापस करने, उसके बाद प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। इसका मतलब है कि फिर हमें प्रोजेक्ट ये सूट करेगा जो तकरीबन 2 सालों में पैसे वापस कर रहा है। तो पे बैक पीरियड का बेटा यही रूल होता है कि आपने वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपकी इनिशियल कॉस्ट आपको कम से कम टाइम के अंदर वापस करेगा। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गई? यस सर। इस तरह आपके सामने कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स गिवन होंगे आपको, और आपने करना क्या होगा, आपने सिर्फ उसका पे बैक पीरियड निकालना होगा, और फिर जो आंसर निकलेंगे उन आंसर्स को आपस में कंपेयर कर लेना। जिसका आंसर सबसे कम होगा दैट विल बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। माइक म्यूट करें बेटा, कामरान साहब माइक म्यूट कर लें। जी बेटा, इस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम? पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। जी बेटा, क्लियर? यस सर। ओके, चलें। सेकंड टेक्निक थी हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली। ये देखिए आपके सामने बेटा, ये उसने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। ये देखिए -40K का मतलब है कि 40,000 रुपया आपने प्रोजेक्ट को लगाया। पहले साल ये प्रोजेक्ट आपको 10,000 कमा के दे रहा है, दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 15,000, चौथे साल फिर 10,000 और 5वें साल 7,000। ये प्रोजेक्ट ए का डाटा है। अब देखें उसको उसने क्यूमुलेट किया, मैंने कॉलम की शक्ल में बनाया, उसने लाइन की शक्ल में बना दिया। कॉलम बना ले, कॉलम में ज्यादा आसानी होगी। ये 10 का 10 वापस आ गया, फिर ये 12 में 10 जमा किया 22, 22 में 15 जमा किया 37, 37 में 10 जमा किया 47, 47 में 7 जमा किया 54। जिस तरह मैंने अभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाई थी, तो इसने लाइन वाइज बना दिया। आप इसको कॉलम में बनाएंगे तो कॉलम में सॉल्व करना आसान होगा। अब ये 40,000 देखिए कहाँ पे कवर हो रहा है। ये जो 40,000 आपने लगाया, ये कहाँ कवर हो रहा है? ये आपका यहाँ पे चौथे साल कवर हो रहा है, देखिए ऐसे ही है, फोर्थ ईयर में कवर हो रहा है। तो इससे 1 साल पीछे आपने आना। तो ये देखिए 1 साल हम पीछे आए तो ये आपके सामने ए आ गया, ए के बिल्कुल सामने देखें सी आ गया, और ए के नीचे ये वाली अमाउंट बनती है, ये डी आ गया, और बी हमेशा आपका ये के होगा, ये वाला होगा। इसमें आपने डाटा पुट कर देना। देखिए इसका पहले प्रोजेक्ट का आंसर निकला 3.3 इयर्स। मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। तो आप इसको कॉलम की शक्ल में ड्रॉ कर लिया करें, कॉलम की शक्ल में ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। अच्छा, इसी तरह फिर उसने एक प्रोजेक्ट बी लिया, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ उसने प्रोजेक्ट बी लिया, और उसके बाद उसने उसको कैलकुलेट किया। मेरा ख्याल उसने प्रोजेक्ट बी उसने बस वैसे ही बता दिया जिस तरह मैंने बताया, बी उसने सॉल्व नहीं किया। तो ये 3.3 इयर्स है, और यहाँ पे उसने उसका डिसीजन रूल दे दिया बेटा कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। द फर्म विल रिसीव बैक द इनिशियल कैश फ्लो इन लेस देन 3.5 इयर्स। 3.3 जो एक प्रोजेक्ट 3.3 इयर्स में पैसे कवर कर रहा है, और एक प्रोजेक्ट 3.5 इयर्स में कवर कर रहा है। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? तो कम से कम टाइम में आपकी इनिशियल कॉस्ट कवर कर देगा। चलें, ये तो हो गया बेटा पहली टेक्निक, इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया। सेकंड टेक्निक बेटा हम जो करेंगे वो हम करेंगे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आईआरआर में आपको बाद में करवाऊंगा, ये हम इसको लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हम पहले ये टेक्निक करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा राइट ऑन दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है इसको नोट कर लें, देन आई विल टेल यू कि इसमें क्या करना है। फिर एज इट इज नोट करना है? जी एज इट इज नोट करना है बेटा कि एज इसमें इट इज नोट चेंजिंग है करें, तो? जी एज इट इज नोट करें, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। तो जिस तरह मैंने पे ओके बैक सर। पीरियड का आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस बी माइनस सी ओवर डी, इसका फार्मूला है एनपीवी का CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 1 प्लस CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 2 प्लस सो ऑन CFn डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर n माइनस ICO। इसी तरह लिखें, ये जनरल फार्मूला है। मैं ये आपको बताता हूँ CF1 क्या है, ये K क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला पढ़ाया था। फ्यूचर वैल्यू का हमने फार्मूला पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n, याद है? नहीं याद होना बेटा, बहुत पुरानी बात हो गई है। ये बेसिकली वही प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n होता था। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू की जगह पे सिर्फ यहाँ पे CF आ गया, और 1 प्लस आई की जगह पे 1 प्लस k आ गया। वरना ये वही फार्मूला है जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिंपल प्रेजेंट वैल्यू सिंपल फ्यूचर वैल्यू का मैंने आपको फार्मूला दिया था।
इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें। अब इसमें हम करेंगे क्या, जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स गिवन होंगे उसी तरह जिस तरह आपको डाटा पहले गिवन है, डाटा वही रहना जो मैंने अभी आपको लिखवाया, आपने नोट किया होगा ना, डाटा नोट किया था जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया। यस सर। हाँ बस वही क्वेश्चन समझ लें। अब हम उसी क्वेश्चन का एनपीवी निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें पहले समझने वाली चीजें क्या है बेटा, ये CF1 क्या है। CF1 का मतलब है कैश इनफ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, CF2 का मतलब होगा कैश इनफ्लो फॉर सेकेंड ईयर, CF3 का मतलब होगा कैश इनफ्लो फॉर थर्ड ईयर। जितने सालों का आपको डाटा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने उतने सालों तक इस फॉर्मूले को लिख लेना है। माइनस इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बेटा वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे शुरू में, ICO स्टैंड फॉर इनिशियल कॉस्ट। अच्छा, अब हमने कितने सालों का डाटा लिया था, देखें जरा, जो मैंने आपको डाटा लिखवाया कितने सालों का लिखवाया था, जो डाटा मैंने लिखवाया कितने सालों का था, 4 years सर। 4 इयर्स का। तो ये फार्मूला कहां तक लिखा जाएगा, CF1 CF2 प्लस CF3 प्लस CF4 और माइनस इनिशियल कॉस्ट। ये जो लिखा ना CFN, इस N का मतलब होता है कि इट्स अ जनरल फार्मूला, यानी जितने सालों का कैश फ्लो गिवन होगा उस फार्मूले को उतने सालों तक आप लिख लेंगे। और माइनस इनिशियल कॉस्ट, वो जो मैंने क्वेश्चन में आपको 20,000 रुपए लिखवाई थी, वो जो 20,000 थी वो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी। तो अच्छा, के क्या है, के होगा बेटा रेट ऑफ रिटर्न। इसके मुख्तलिफ नाम होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ चीजों को नोट कर लिया करें, क्योंकि ये आपके बाद में फिर कंफ्यूज नहीं करेंगे पेपर में। के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट, यील्ड। ये मैं कोई 5-6 नाम बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड या कैपिटलाइजेशन रेट। यानी अगर इनमें से कोई भी चीज हो तो वो आपको वो आपका के होगा। और ये के आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जब भी आपको एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो क्वेश्चन में आपको के गिवन होगा कि आपने के कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को ले लें जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके सामने अगेन पुट करता हूँ, जो डाटा मैंने आपको लिखवाया वही डाटा रखें। तो अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट ए का एनपीवी। पहले हम निकालते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें डिसीजन रूल क्या है। ओके, अब डेटा बेटा आप लोगों ने लिखा था, आपने मुझे लिखवा देना, ठीक है। एनपीवी इक्वल टू, अब आपने बेटा मुझे लिखवाते जाना है कैश फ्लो जो मैंने आपको लिखवाई थी। CF1 क्या था देखो। ओके, इसमें हम ये कह लेते हैं कि इसमें के जो है दैट इज इक्वल टू 10%। ये आपको मैं दे रहा हूँ कि के जो है वो 10% है। ये गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, आपको जब भी एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो के गिवन होगा। जी मुझे लिखवाया बेटा, पहले साल का CF1 क्या था, 5,000 था। यस सर। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% का मतलब है 0.1, इसकी पावर 1। या पावर में है बेटा, क्योंकि इसमें पावर आ नहीं रही इसलिए मैं लिख नहीं सकता, तो आपने इसको पावर में लिखना है, पावर 1। जो मैंने 1 साथ में लिखा ना ब्रैकेट के बाहर, ये पावर में है। प्लस CF2 लिखवाएं बेटा, 2 क्या था, कैश फ्लो सेकंड ईयर 14,000 जी, 14,000 14,000 ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर, ये पावर में है 2 बेटा, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पावर में है, ऊपर लिखना आपने। प्लस CF3 बेटा सर 8,000 जी बेटा बोल रहे CF3 8,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि अब हमारे पास 4 साल का है तो चौथे साल का भी लिखवाएं। प्लस 7,000 सर 7,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 और इसकी जो पावर है इसको मैं एक ही लाइन में लिखता हूं ताकि आप लोगों को इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। जी बेटा इसकी पावर आ गई आपके पास 4 माइनस, इसके बाद यहाँ पे आगे आएगा माइनस इनिशियल कॉस्ट। बेटा कितनी थी, 20,000। यस सर। ओके, अब ये मैंने आपके सामने पुट कर दिया। अब आपने इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले 1 + 0.1 करें तो ये 1.1 आ जाएगी, उसकी पावर लें 1, जो भी आंसर आएगा 5000 डिवाइडेड बाय दैट आंसर। और बताएं पहला आंसर क्या आ रहा है, ये मुझे लिखवाते जाएं आंसर्स। कैलकुलेटर अपने सामने रखें, पहले पावर को सॉल्व करें, 1 + 0.1 करें और उसकी पावर लें 1, देन जो भी आंसर निकले 5000 डिवाइडेड बाय आंसर कर दें। ANS का बटन होगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर। ये मैंने आपको सिखाया था जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी कि आपने कैसे सॉल्व करना है, पावर लेने बताया था मैंने। पहला आंसर बताया कितना आ रहा है 5000 का। बेटा ये सब लोग करें, कोई एक बंदा नहीं करे, सभी लोग करें, ताकि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझसे पूछ लें। सर जी काइंडली एक दफा रिपीट कीजिएगा किस तरह करनी है। बेटा ये पहले नीचे सॉल्व करो, 1 + 0.1 करें, जी कर लिया, इक्वल टू जी कर सर, दो, इक्वल टू कर दो। कर दिया सर। इसकी पावर का बटन होगा बेटा, पावर का बटन होगा बना हुआ वहां पे ना, अब पावर के मुख्तलिफ बटन होते हैं, स्टार लिखा होता है या इस तरह एक सिंबल बना होता है पावर लेने के लिए, वो बटन दबाएं। जी सर आ गया। उसके आगे लिख दें 1, पावर 1 यानी इक्वल टू कर दें। जी सर। आंसर आ गया, इसको लिखा रहने दें, आंसर को, इस आंसर को लिखा रहने दें। अब लिखिए 5000 डिवाइडेड बाय यस सर। 5000 डिवाइडेड बाय ANS का बटन होगा कैलकुलेटर के ऊपर, देखो ANS लिखा होगा कैलकुलेटर के ऊपर, ANS इक्वल टू के साथ होगा ANS का बटन। यस मिला, सर। मिला, जी सर। और इक्वल टू कर दो। अब इसको ANS का बटन दबा के इक्वल टू कर दो तो पहला आंसर आ गया आपके पास। क्या आया सर 2.2 है। बेटा? 1 + 0.1 करो, 1.1 आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। इसकी पावर लें 1, इक्वल टू करो, क्या आया बेटा? 1.1 की पावर 1 लेंगे तो 1.1 ही आ जाएगा ना। जी सर वही है। तो अब आप 5000 को 1.1 पे डिवाइड कर दो। सर मेरे पास वही आंसर आ रहा है 2.2। बेटा 2.2 कैसे आ सकता है? 5000 को 1.1 पे तकसीम करना नहीं आता आपको? आप पहले लिखो 5000, लिखो कैलकुलेटर लिखो 5000। सर 4545 हाँ ये आ रहा है 4545, ये आ रहा है बेटा। जी सर वो आ गया, अब आ गया, मिस्टेक हो रही थी एक। आप मुझे पता है 1.1 को डिवाइड कर रहे होंगे माशाल्लाह 5000 के ऊपर, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा चलिए, ये आपने पहला सॉल्व कर लिया, प्लस अगला करें। अब देखें 1 + 0.1 करें, यानी 1.1 करें, इसकी पावर लें 2, पहले इसको पहले सॉल्व करें, पहले पावर 1 ली थी, पावर 2 लें, यानी 1.1 की पावर 2 लें। आंसर आ गया? यस सर। अब 14000 को इस पे डिवाइड कर दे जो आपका आंसर आया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है ANS का, तो आपको ये डाटा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर लिया करें। तो 14000 डिवाइडेड बाय ANS का बटन दबा दें आंसर का, तो ऑटोमेटिकली वो इसको डिवाइड कर देगा उसी अमाउंट के साथ जो आपका आंसर अभी आया था। अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हो। जी सर। सर 11570। ओके बिल्कुल ठीक है, प्लस तीसरा निकालो, 1 + 0.1 की पावर 3 करो अब, और जो भी आंसर है 8000 को उस पर डिवाइड कर दो। ये आंसर नोट करते जाएं बाकी लोग, स्टूडेंट्स जो लिख रहा हूं ना मैं, इसको नोट करते जाएं, क्योंकि इसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो मैंने इसी के ऊपर बतानी है आपको। थर्ड बताएं बेटा। ये 7000 सर जी जी 8001। नहीं बेटा, 8000 से कम आंसर आएगा, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम आती है। दोबारा करें, ओके सर मेरे भी 1 + 0.1 लिखें, इसकी सर पावर 3 लें। 6000 जी जी 6010 आ रही है सर। 6010 10 6010 ये। जी जी सर 0.51। चले पॉइंट को इग्नोर कर दें, कोई नहीं, आप पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चौथा निकालें, 1 + 0.1 की पावर 4 लें और 7000 को उस पर डिवाइड कर दें।
बेटा सिंपल मल्टीप्लाई डिवीजन ही है, इसमें कौन सा कोई मुश्किल काम है? जी क्या आंसर है लास्ट वन का? 1 प्लस 0.1 बेटा 1.1 इसकी पावर 4 लें, जो आंसर आया 7000 को उस पर डिवाइड कर दें। पावर का बटन मिल गया आपको कंप्यूटर के ऊपर? जी सर 6999 6999 9 देख लो बेटा यही है, बाकी लोग भी देख लें। चलें, अब आपने जो भी कैलकुलेशन की बाकी लोग भी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओके बेटा, अब ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 आंसर्स आपने निकाले इन सबको प्लस करो। 454 जी, इनको प्लस करो, सबको प्लस करो, इन सबको करें प्लस बेटा, और लास्ट में 20,000 में से इसको माइनस कर देना। पहले इनको प्लस करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4545 जी सर 29,124। ओके, माइनस इसमें से किया 20,000, तो हमारे पास आंसर निकला 9,124। ओके, तो और यहाँ बेटा देखने वाली चीज ये है कि आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। यानी 29,000 बड़ी अमाउंट है 20,000, इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आया। तो ये प्रोजेक्ट ए आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह प्रोजेक्ट बी का भी डाटा आपके पास गिवन होगा। प्रोजेक्ट बी का भी डाटा आपके पास बेटा गिवन होगा, उसका भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, उसका भी आंसर या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। सर आपने वहाँ पे 91,000 लिख दिया, 1,000। माइक बेटा म्यूट करें ना, अपने माइक्स म्यूट करें। ये अरसलान साहब अपना माइक बंद कर लें। ओके बेटा, ये प्रोजेक्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। पहले ये बताएं कि आपको सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया? यस सर। इसको नोट कर लें, अभी हमारी वीडियो एंड होने लगी है। मैंने अभी आपको डिसीजन रूल बताना है, इसमें डिसीजन कैसे लेना है। सर आपने साथ प्लस भी लिखा है, वो लिखना लाजमी है? ना लिखिए, ना लिखने का मतलब प्लस ही होता है, ना लिखें, लेकिन अगर नेगेटिव का साइन है तो फिर लिखना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आंसर है, लेकिन यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता था। मैं पॉसिबल 29,000 की बजाय यहाँ पे 19,000 आ जाता, तो फिर माइनस में आंसर आना था। क्योंकि हमने जो डिसीजन लेना है ना, वो प्लस और माइनस की बेस पे लेना है। आपने देखना ही है कि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। वो मैं बताता हूँ कैसे लेना है। हमारी वीडियो एंड हो रही है, ज्वाइन करें मुझे यहीं पे। सर जी, इसको नोट कर लिया सबने? जी सर। ओके, अब हमारी वीडियो एंड हो रही है बेटा, तो आपने मुझे दोबारा ज्वाइन करना है इसी के साथ। जी सर। सीआर साहब 12 लोग प्रेजेंट है। जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी आपने मुझे लिस्ट सेंड कर देने के ये एब्सेंट्स हैं। यस राइट सर। क्योंकि मैं जब मार्किंग करूंगा तो आई विल चेक इट आउट कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर रहे क्लासेस के अंदर। जी सर।